Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. बहुत सारे बच्चे हर साल आईबीपीएस एसओ एग्जाम को टारगेट करते हैं, उसका सपना देखते हैं, बहुत सारे सपने को साकार होता देखते हैं, यानी कि सफल होते हैं, और बहुत सारे या तो कुछ नंबर से या फिर कुछ अपनी गलतियों की वजह से रह जाते हैं। आईबीपीएस एसओ ने कैलेंडर अपना रिलीज कर दिया है 2 जनवरी, यानी कि मेरे ख्याल से 16 तारीख को हमारा कैलेंडर रिलीज हो चुका है, और उस कैलेंडर के तहत आपके पास आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट करने वाले सभी एग्जाम्स की आपके पास टेंटेटिव मंथ्स और डेट्स आ चुकी हैं। अगर बात की जाए आईबीपीएस कैलेंडर के द्वारा आपको एग्जाम डेट्स पता चलती हैं पीओ एग्जाम की, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल एग्जामिनेशन हो गया, आईबीपीएस एसओ एग्जाम हो गया। इसके साथ साथ जो हमारे ग्रामीण बैंक के एग्जाम्स होते हैं, यानी कि आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, उनके भी ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 और उसके साथ साथ जीबीओ यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर का भी एग्जामिनेशन जो डेट है और मंथ है टेंटेटिव, वो आउट हो चुका है। दो लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि आईबीपीएस एसओ ने जो एग्जाम मंथ बताया था वो बताया था नवंबर, लेकिन 2 महीने पहले एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था अगस्त में। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? तो फिलहाल के लिए ये एक क्वेश्चन ही है कि क्या इस बार ऐसा हो सकता है, बट मेरी जानकारी में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस साल के जो टारगेटिंग जो 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 कहीं ना कहीं एस्पिरेंट हैं, जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि हम अपने आप को बेस्ट कैसे प्रिपेयर करें इस गिवन टाइम में, सो दैट जब एग्जाम हो तो आप मोस्ट कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट्स हो इस एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस स्ट्रैटेजी सेशन को। जितने भी आईबीपीएस एसओ एस्पिरेंट्स हैं या कोई और अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपने उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो, आई एम वेरी श्योर कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो आपका आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन है, ये किन किन पोस्ट के लिए निकाला जाता है? तो ये 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए निकाला जाता है, जिसमें आपकी होती है आईटी ऑफिसर स्केल 1, यानी ये सभी पोस्ट जो है वो स्केल 1 ऑफिसर प्रोफाइल पर है। तो मार्केटिंग ऑफिसर होता है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है, उसके बाद आईटी ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है, एचआर पर्सनल ऑफिसर है, राजभाषा अधिकारी है। इस सब में इस ये जो 6 की 6 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, इनमें से मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। इसके लिए केवल आपको ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए केवल आपको ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए केवल आपको ग्रेजुएशन चाहिए। एचआर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और राजभाषा अधिकारी के लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। यानी कि इन 6 में से 3 पोस्ट ऐसी हैं जो केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, और इनमें से 3 पोस्ट ऐसी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे की जानकारी है कि हमें और क्या क्या जानना जरूरी है, ऑल दैट यू नीड टू नो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो इसमें क्या क्या जानने की जरूरत है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है। हालांकि एलिजिबिलिटी इसकी हमने कई बार आपको बताई हुई है, तो बेहतर होगा कि आप इसकी एलिजिबिलिटी के लिए एक दूसरा जो वीडियो है उसको जरूर आप रेफर कीजिएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी के बारे में ये वीडियो आज का नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी अबाउट द पोस्ट वाइज। बाकी जो हमारी स्ट्रेटेजी है हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन करी है, तो आप सिंपल टाइप करेंगे, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को भी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, बट आज के वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना जरूरी होगा क्योंकि वो स्ट्रेटेजी का पार्ट है। देन एग्जाम पैटर्न देखेंगे, हम सिलेबस हम देखेंगे, और कट ऑफ मार्क्स मैं ऑलरेडी आपके बता चुकी हूँ। आई एम श्योर आपने जो कट ऑफ वाला इसी चैनल के वीडियो पे कट ऑफ के एनालिसिस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो किया है, और उस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से कट ऑफ आपके इस बार हाई गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन हमने देखा कट ऑफ के बढ़ने का फ्रॉम द लास्ट ईयर, यानी कि 2024 के कंपैरिजन में 2025 के कट ऑफ काफी हाई है। तो 2025 का प्रीलिम्स का कट ऑफ, मेंस का कट ऑफ, और उसके बाद आपके फाइनल कट ऑफ, तीनों को हमने वहां पे डिटेल में समझा है। प्लीज जाके उसको जरूर चेक कीजिएगा। एंड देन सोर्सेज हमारी क्या हो सकती है इसकी तैयारी की। तो चलिए आगे बढ़ा जाए इस सेशन के अंदर। सबसे पहली बात, सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं आपके इस एग्जाम में। एक होता है प्रिलिमिनरी फेज, फिर होता है मेंस, और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू का फेज। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स को हमें केवल क्वालिफाई करना बस होता है, लेकिन मजे की बात यह है और हैरानियत वाली बात यह है कि प्रीलिम्स को केवल क्वालिफाई तो करना होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में आप करीब करीब ये मान के चलिए कि 75 से 80% जनता जो है वो प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाती है, और आगे जाके डेफिनेटली वो मेंस के लिए अपेयर नहीं कर पाते। तो प्रीलिम्स ऐसा लग सकता है बहुत आसान है, लेकिन प्रीलिम्स अपने आप में एक बहुत शानदार टेस्ट है जहां पे बहुत सारी जनता रह जाती है। ये 125 मार्क्स का होता है, क्वालिफाई आपको केवल करना होता है। अगर हमने इसकी सेक्शन वाइज, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन वाइज और ओवरऑल दोनों कट ऑफ होती हैं, अगर हमने इसकी सेक्शन वाइज ओवरऑल दोनों कट ऑफ को पार किया, तब जाके हमें मेंस में जाने का मौका मिलता है।
अब मेंस का जो पेपर है उससे आपकी मेरिट बनती है। 60 नंबर का ये पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होता है। राजभाषा अधिकारी में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पूछा जाता है। बाकी सभी अन्य 5 पोस्ट के लिए केवल ऑब्जेक्टिव होता है और ये आपका मेरिट मेकर होता है। इसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू भी मेरिट मेकर होता है। इंटरव्यू के होते हैं 100 नंबर। अब यहाँ पे आपको मैं फाइनली बता दूं होता क्या है कि ये जो मेंस के 60 मार्क्स है इसका लिया जाता है 80% और जो आपके इंटरव्यू के 100 नंबर है, इंटरव्यू के 100 नंबर है, इसका लिया जाता है 20%। तो टोटल मिला के आपका 100% में से यानी कि 100 मार्क्स में से आपका एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाती है जो कि अभी आपकी 15 तारीख को जारी की गई है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है वो देखा जाए क्योंकि जरूरी है वो देखना। प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न हमारी 4 पोस्ट के लिए सेम रहता है। उन 4 पोस्ट में है आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, उसके साथ साथ है आपका एचआर और उसके साथ साथ है आपका, तो ये जो 4 पोस्ट है इन 4 पोस्ट के लिए आपका सेम रहता है। सेम रहने का मतलब है यहाँ पे आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, क्वांट पूछी जाएगी। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनका नंबर जो है वो 25 होगा, यानी कि प्रीलिम्स में आपकी इंग्लिश के वेटेज आधी होती है, 50 क्वेश्चन पे 25 मार्क्स होते हैं। वहीं पे अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनका वेटेज भी 50 मार्क्स होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए क्वांट की तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि हमारा पेपर तो 150 नंबर पे होता है, 150 क्वेश्चन पे होता है, लेकिन सेलेक्शन जो मार्क्स होते हैं अलॉटेड वो 125 होते हैं क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स कम हो जाते हैं। नाउ पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश भाषा में होगा, बाकी सभी पेपर आपका यानी कि बाकी सभी टेस्ट जो होंगे वो आपके बाइलिंगुअल होंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको इस एग्जाम में मिलती है क्या, सेक्शनल टाइमिंग, यानी कि आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा, वहीं पे आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा और वहीं पर आपको क्वांट के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी 40 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 40-40 मिनट के समय में आपको इन क्वेश्चंस को अप्लाई करना होगा, इनका आंसर जो है मार्क करना होगा। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो है आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग काफी इंपैक्टफुल होती है। किसी बच्चे ने पेपर दिया होगा तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग आपकी इंपैक्टफुल होती है। मैं थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पे देना चाहती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि 4 क्वेश्चन गलत किए तब जाके मेरा 1 नंबर कटेगा, तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि जब आप उन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप अपना समय देंगे। समय आपके पास रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए केवल 40 मिनट का है। अब अगर आपने 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 8 मिनट्स का टाइम दिया, आपने एक क्वेश्चन पे 2 मिनट लगाए, तो आपके 8 मिनट चले गए, वो 4 क्वेश्चन गलत हो गए और उन 4 क्वेश्चन के गलत होने की वजह से आपने एक जो सही आंसर मार्क किया था उसका नंबर आपको नहीं मिला, वो 1 नंबर आपका कट गया। तो ये आपका 3 तरीके का लॉस होता है। आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप सोच रहे थे कि मैंने तो ज्यादा कर दिए, आगे आप कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए, ये आपका लॉस हुआ। तीसरा, आपके पॉजिटिव मार्क्स में से आपका नंबर चला गया 1 नंबर। तो ये ऐसा लग सकता है कि 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स कटा है, बल्कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इस चीज का। देन आते हैं हम हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न, जो कि लॉ और राजभाषा अधिकारी के लिए चेंज होता है। लॉ और राजभाषा अधिकारी के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनके एग्जाम में प्रीलिम्स में सब कुछ सेम रहेगा, इंग्लिश सेम होती है, रीजनिंग सेम होती है, लेकिन आपकी क्वांट नहीं आती। क्वांट की जगह पे यहाँ पे आता है जनरल अवेयरनेस, क्वांट यहाँ पे नहीं होती है। बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, 150 क्वेश्चन, 125 मिनट, नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 40-40 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। केवल जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन ऐड हो जाएगा, क्वांट वाला सेक्शन हट जाएगा। तो लॉ और राजभाषा वाले अधिकारी वाले बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं एक छूट है, क्वांट आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो कट ऑफ जो है प्रीलिम्स पेपर में आपको कट ऑफ जो है वो दोनों ही तरीके से निकालनी पड़ती है, यानी कि सेक्शन वाइज भी आपको मार्क्स लेकर आने, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है, साथ ही साथ आपको ओवरऑल भी अच्छे नंबर लेकर आने, ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस जो है वो मैंने बाइफरकेट किया है, सिलेबस को मैंने 2 कैटेगरीज में रखा है। कुछ ऐसे टॉपिक जो थोड़े से आसान है आपके लिए, आप प्रिपरेशन उनसे शुरू कीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, साथ ही साथ दे डिमांड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपकी उनकी प्रैक्टिस एग्जाम टाइम तक चलती रहेगी, आप उसको छोड़ेंगे नहीं प्रैक्टिस को। इजी टू मास्टर टॉपिक्स वो होंगे जहां पे आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आपने 50 से 100 क्वेश्चन लगा लिए, आप थोड़े से कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छा स्कोर कर लिया है, अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, अब मैं जब टॉपिक टेस्ट लगाऊंगी या जब मैं सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगी या जब मैं मॉक करूंगी तभी मैं इन टॉपिक्स को दोबारा देखूंगी, मुझे वापस से दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो ये वाले टॉपिक होंगे इनको आपको लगातार प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, सो दैट यू आपकी स्पीड बरकरार इन टॉपिक्स के अंदर रहे। नाउ
टॉकिंग अबाउट द इजी टू मास्टर टॉपिक, इजी टू मास्टर टॉपिक के अंदर सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, जो कि एक बेस है, जो कि एक नींव है, एक फाउंडेशन है आपके रीजनिंग सेक्शन की। कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, उसके बाद आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशंस है, इनइक्वालिटीज है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है। ये सभी टॉपिक्स आपके लिए ईजी होंगे समझने के लिए। और इसके आप अराउंड एक टारगेट अगर आप लेके चले कि आप 100 क्वेश्चन, या 100 नहीं भी तो मिनिमम 50 से 100 के बीच के अगर आप क्वेश्चन इन हर टॉपिक के लगाते हो, आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। तो इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में जो स्लॉक्स है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे यू नीड टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एक अच्छे मेंटर की गाइडेंस में अगर आप इस स्लॉक्स को पढ़ते हैं तो ये आप इजीली आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। और स्लॉक्स को क्या है ना, एक बार आपने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और करीब करीब आपने 100 क्वेश्चन अगर स्लॉक्स के लगा लिए, तो उसके बाद आप इसमें भी सेटिस्फाइड फील कर सकते हो। इसके लिए भी आपको जरूरी नहीं है कि लास्ट दम तक, यानी कि लास्ट एग्जाम टाइम तक आपको स्लॉक्स की अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे आपका डेटा सफिशिएंसी आता है, ये एग्जाम टाइम तक प्रैक्टिस मांगेगा। इनपुट आउटपुट की भी आपको डेली जो है या वीकली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, देन सीटिंग अरेंजमेंट है, देन पजल्स है, एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग है। तो ये सभी टॉपिक जो मैंने अभी यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में मार्क किए हैं, जिसमें कि ये सारे टॉपिक आते हैं, ये सभी आपके हाई प्रैक्टिस डिमांड करेंगे। क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें केवल 40 मिनट का आपको समय मिला। हो सकता है किसी क्वेश्चन के आपने कॉन्सेप्ट को डिकोड भी कर लिया, लेकिन आप उसको अगर सही टाइम पे कर नहीं पाए, लिमिटेड टाइम में अगर आप कर नहीं पाए, तो इट इज ऑफ नो यूज। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप जितना भी यहाँ पे अचीव करें वो लिमिटेड टाइम में अचीव करें। इसलिए, और मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ, मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आईबीपीएस एसओ एग्जाम अब प्रिडिक्शन से बाहर हो चुका है। मेंस की जो हमारी कट ऑफ रिलीज हुई है, फाइनल कट ऑफ, दे आर वेरी हाई दिस टाइम, राइट। तो थोड़ा सा आप लोग अगर टाइम से वेकअप हो जाएंगे, टाइम से तैयारी शुरू कर देंगे, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। बट अगर आपने वो नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाली तैयारी इस बार करी, तो प्रीलिम्स आपके हाथ से 100% जाएगा। तो ये मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ, बहुत दुख होता है। बहुत सारे बच्चों से बात हुई, वो ऐसे बच्चे थे जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है। तो मैं नहीं चाहती वो स्टोरी किसी और बच्चे के साथ रिपीट हो। इसलिए ये मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ कि आप लोगों को टाइमली इस बारे में आगाह कर दिया जाए, ठीक है। तो ये एक क्लियर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश आसान लगती है उन एस्पिरेंट को जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होता है, उनके लिए आसान हो जाती है। कहीं ना कहीं समझना थोड़ा आसान होता है, लेकिन सबके लिए आसान एक्चुअली है नहीं। क्योंकि इंग्लिश जो हम बोलते हैं और इंग्लिश जो यहाँ पे आती है एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, वो थोड़ा डिफरेंस पे होती है। अगर कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। ग्रामर बेस्ड के अंदर स्पॉटिंग एरर्स आएगा, सेंटेंस बेस्ड एरर आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएंगे, सेंटेंस करेक्शन आएंगे, वर्ड स्वैप आएगा, साथ ही साथ स्पेलिंग एरर्स आएंगे एंड कनेक्टर्स आएंगे। ये सारे वो टॉपिक है जो कहीं ना कहीं ग्रामर पे पकड़ डिमांड करेंगे। और ग्रामर आप एक दिन में अच्छी नहीं कर लेते हैं, ग्रामर के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ग्रामर को बेहतर करने का जो एक बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप क्या करें, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएं। कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं। केवल कॉन्सेप्ट ना पढ़ते रहें, उससे बोरियत होती है, उससे हमारा इंटरेस्ट भी नहीं बनता। तो बेहतर है कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, अब नाउ अप्लाई द क्वेश्चन। जहां जहां पे क्वेश्चन गलत हुआ, वहां वहां पे वापस से जाके उसका रूल समझिए। और बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द रीडिंग एंड ग्रामर प्लस वोकैब पार्ट। अब वो पार्ट जो आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक करता है, आपकी ग्रामर को चेक करता है और आपकी वोकैबुलरी को चेक करता है, वो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा जंबल्स है, पैरा कंप्लीशन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉलम बेस्ड आपके एरर्स या कॉलम बेस्ड आपके जो है अरेंजमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखो, पहले अपना बेस जो है वो ग्रामर से शुरू करिए। ग्रामर के साथ साथ आप आरसी उठा सकते हैं, है ना। जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें तो ग्रामर तो आपको पहले कर लेनी, क्योंकि ग्रामर के बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से आपका आरसी वाला पार्ट भी काफी बेहतर हो पाएगा। ग्रामर से शुरुआत करिए, साथ में एक कभी आपने आरसी लगा लिया, कभी आपने पैराजंबल्स कर ली, कभी आपने क्लोज टेस्ट कर ली, इसके साथ का कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा, राइट। इंग्लिश के लिए मैं एक आपको सलाह देना चाहूंगी कि इंग्लिश को अगर आपको इंप्रूव करना है तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल्स। आर्टिकल कहाँ से रीड करें, कितना रीड करें, क्या रीड करें, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप किसी भी न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल उठाइए और वो आर्टिकल अपने पहले इंटरेस्ट एरिया को उठाइए, धीरे धीरे आप उसको फिनेंशियल अवेयरनेस की तरफ, जनरल अवेयरनेस की तरफ, या आप सोशल इश्यूज की तरफ, या फिर क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहले स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ाने
के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी किसी डोमेन का, अपने इंटरेस्ट एरिया का कोई भी आर्टिकल आप से शुरुआत करिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना बने, तो आप 4 टू 5 लाइन्स को पढ़ना शुरू करें, यहाँ से अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए और फिर धीरे-धीरे वो इंटरेस्ट आपका बनता चला जाएगा और एक आपकी एक ऐसी हैबिट होगी, एक ऐसी अच्छी आदत आप बना लेंगे जिससे आपका काफ़ी कुछ सुधरने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और अगर कोई ये सोचता है कि मैम मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं इसको छोड़ दूँ क्या? तो मेरे ख्याल से ये मौका हमारे पास है नहीं। इंग्लिश का बड़ा वेटेज है, हालाँकि उसका उतना वेटेज नहीं जितना बाकी सब्जेक्ट्स का है, लेकिन आप छोड़ने की बात नहीं कर सकते। आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है, तो आपको इतना लेवल तो करना ही पड़ेगा और अभी आपके पास टाइम है। सबसे बड़ी बात, आपके पास समय है और समय का सदुपयोग अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ आप अचीव कर ले जाएँगे। आगे बढ़ते हैं। क्वांट्स, क्वांट का सिलेबस मैंने 3 तरीके से बताया है, यहाँ पे 3 तरीके से इसलिए क्योंकि क्वांट में एक्चुअली 3 तरीके के टॉपिक आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले वो जो ईज़ी टू मास्टर है, हमेशा शुरुआत ईज़ी टू मास्टर से करिए ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सब्जेक्ट के अंदर। ईज़ी टू मास्टर के अंदर आपको दिखाई देगा नंबर सीरीज मिसिंग होती हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, उसके साथ सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वांटिटी कंपैरिजन है, ये सारे आपके ईज़ी टू मास्टर। यहाँ से शुरुआत कीजिए, अपनी स्पीड बैच को बढ़िया कीजिए। फिर आते हैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपकी पूरी की पूरी अरिथमेटिक आ जाएगी, जिसके अंदर परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, बोर्ड एंड स्ट्रीम है, ट्रेन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम वर्क एंड वेजेस है, पाइप्स एंड सिस्टम है। ये जितना भी एरिया है ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। अगर आप यहाँ पे चूक कर जाएंगे, यहाँ पे अगर आप अच्छे से नहीं अपने आप को संभालेंगे, तो फिर यहाँ के टॉपिक्स आपसे नहीं बन पाएंगे। ना तो आपसे डेटा सफिशिएंसी बन पाएगा और ना ही आपसे बन पाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि इससे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं इस एरिया से। साथ ही साथ आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि डीआई के लिए यही कॉन्सेप्ट लगेंगे और आपके डेटा सफिशिएंसी के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो यू हैव टू बी प्रीटी गुड एट दीज टॉपिक। ओके, नाउ आते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे। कॉम्प्लेक्स टॉपिक में सबसे पहले तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, काफी डिफिकल्ट आता है ये एसओ एग्जाम में और यहाँ पे टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसकी तैयारी करने का एक बेस्ट तरीका है कि आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको ये आसान लगने लगे। और कोई इसमें यहाँ पे रामबाण नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस ही इसमें बेहतर से बेहतर कर पाएगी। तो प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। ये डेटा इंटरप्रिटेशन और साथ ही साथ डेटा सफिशिएंसी दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपके प्रैक्टिस डिमांडिंग है। मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। मुझे लगता है कि अगर आप इनको स्किप भी करेंगे अभी के लिए और आप यहाँ पे और यहाँ पे इतना अगर आप बेहतर कर पा रहे हैं तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। हाईली प्रैक्टिस वाले टॉपिक आपके ये होंगे और पेपर आपका डिफिकल्ट आता है। पेपर को कम मत आगे, पेपर डिफिकल्ट होगा। यहां पर भी आपका जो पेपर है वो क्या होगा, वो डिफिकल्ट होगा और यहां पर भी आपका पेपर जो है वो डिफिकल्ट होगा। पेपर आसान मत मानिएगा। पेपर मुझे याद है हम आईबीपीएस एसओ का एनालिसिस कर रहे थे प्रीलिम्स पेपर का एंड द पेपर वाज रियली रियली डिफिकल्ट, मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ था। हाँ, एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटोर हमने वो सारी चीजें कराई, सब कुछ कराया, लेकिन कई बार हम बच्चे क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस में लैग कर जाते हैं। इसीलिए इस बार 2026 के बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बेहद आपको लगेगी। यू कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट। आप ना ये नहीं हो सकते कि अरे मैंने इतना कर लिया, मैंने 50 क्वेश्चन लगा लिए। आपको उस दम तक प्रैक्टिस करनी जिस दम तक आपके एग्जाम में, यानी कि जब आप मॉक लिख रहे हैं तो आपने अपनी पिछली कट ऑफ को जब तक पीछे ना छोड़ दिया हो तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका एक मकसद इस साल की प्रिपरेशन में होना चाहिए। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जीए का सिलेबस यानी कि जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आती है हमारी दो ही कैंडिडेट्स के लिए, लॉ के लिए आती है और हमारे राजभाषा अधिकारी वाले बच्चों के लिए आती है। बाकी पोस्ट के लिए ये नहीं आता है, उनमें क्वांट आता है। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं या जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग की जो स्टैटिक चीजें होती हैं, यानी कि बैंकिंग फंक्शंस, आरबीआई, उसका रोल, वो सारी चीजें आएंगे। करेंसीज के बारे में बात हो सकती है, हेडक्वार्टर्स है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, इंपॉर्टेंट डेज है, बुक्स एंड ऑथर्स है, अवार्ड्स है। ये सारा आपका स्टैटिक वाला पार्ट है जो चेंज नहीं होता है। इसको आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, है ना। पीडीएफ ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑन द अदर साइड ये है आपका करंट वाला पार्ट जो डायनेमिक है, जो चेंज होता है, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ आरबीआई के सर्कुलर्स, उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो आपकी बैंक से रिलेटेड स्कीम्स निकाली जाती हैं, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स तो होंगे ही। तो ये पार्ट आपका डायनेमिक रहेगा। इस पार्ट को अगर आप पूछे जैसे कि हमारा अगस्त में पेपर होना है तो अगस्त से आप लास्ट के 6 मंथ आपको उठाने पड़ेंगे और उन 6 मंथ का डेटा आपको तय करना होगा। ये 6 मंथ का डेटा जो है आपके इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है।
आगे बढ़िए। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी में मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे। देखो, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? फंडामेंटल्स को आपको कवर करना है, लेकिन फंडामेंटल्स को यानी कि टॉपिक्स को कवर करते वक्त आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको जो है साथ में लगाने होंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टॉपिक वाइज क्विज। ये चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी। सपोज मैंने रीजनिंग का एक टॉपिक करा कोडिंग, है ना। कोडिंग को मैंने पहले क्या किया, उसके फंडामेंटल्स को समझा। अब मैं कोडिंग के क्या करूंगी, कम से कम 20 क्वेश्चंस लगाऊंगी, थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस रेज होगा। उसके बाद मैं अगला जो इसका सीरीज लगाऊंगी 15 क्वेश्चन लगाऊंगी, या थोड़े से हाई लेवल के होंगे। तो पहले 20 क्वेश्चन आप बेसिक लेवल के लगाइए, उसके बाद 15 क्वेश्चन आप मीडियम लेवल के लगाइए, और उसके बाद 10 क्वेश्चन आप और लगाइए जो आपके क्या होंगे, एडवांस लेवल के होंगे। तो 20 15 10 ऐसे करके अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहां पे जो है आपका जो 45 से 50 क्वेश्चन आप यहां पे लगा डालोगे, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, और कहीं ना कहीं आपका वो टॉपिक क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कि यस, ये टॉपिक मेरा हो चुका है। तो पहला काम ये करना है, यानी कि फंडामेंटल्स को टॉपिक वाइज जब आप कवर कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो टॉपिक वाइज कवर करते वक्त आपको इसको 3 लेयर में इसके टेस्ट लगाने हैं, मतलब टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं। 20 क्वेश्चन बेसिक लेवल पे, फिर 15 क्वेश्चन मीडियम लेवल पे, और फिर 10 क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल पे लगाने हैं, एंड ये टॉपिक आपका लॉक हो जाएगा। फिर दूसरा चरण आता है आपको, अब स्टार्ट सेक्शनल टेस्ट आफ्टर 50% सिलेबस इज डन। अब रीजनिंग के अंदर टोटल आपके 13 टॉपिक्स हैं। जैसे ही आपके 7 या 6 टॉपिक हो जाए, आधा सिलेबस आपका हो गया, अब आप तैयार हो अपने सेक्शनल टेस्ट को लगाने के लिए। सेक्शनल टेस्ट क्या होगा? पूरे के पूरे आपके 50 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट होगा, जिसको आपको 40 मिनट में करना है। आप में से कई सारे सोच सकते हैं कि मैम 50 क्वेश्चन हो जाने के बाद क्यों करें हम? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी का जो 50% का सिलेबस आएगा एग्जाम में, वो हम कैसे करेंगे? वो देखिए, आपको समझना होगा कि 40 मिनट के टाइम में क्या आप उसमें कितना वेल अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो आपको आती हैं चीजें, जो आपका दिमाग बता रहा है कि ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने कर लिया। तो जो आपने पढ़ लिया, जो आपने कर लिया, उसके बेसिस पे जब आपके क्वेश्चंस आते हैं, तब आप कितना अटेम्प्ट करें। अगर उसमें आप बहुत बेस्ट कर रहे हैं, तो दैट विल ओनली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और आपको और कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा और बेहतर तैयारी करने के लिए। तो ये जरूरी है कि 50% सिलेबस हो तभी आप शुरू कर दीजिए, ताकि आपको एक सही राह दिख जाए कि अच्छा, जो मैंने टॉपिक कर लिए उसके जब क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। अगर मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो अभी मेरे पास टाइम है संभलने का, प्रैक्टिस करने का, और कर पा रहे तो वो आपका कॉन्फिडेंस रेज करेगा। ठीक है ना। तीसरी चीज हमें क्या करनी है उसके बाद, वर्क ऑन दी नेगेटिव। अब आपने जब सेक्शनल टेस्ट लगाने शुरू करे 50% सिलेबस के बाद, तो आपके पास क्या आएगा, आपके कुछ नेगेटिव्स आपको समझ में आएंगे। आपको पता चलेगा कहीं पे आपकी स्पीड कम हो रही है, कहीं पे स्पीड ज्यादा हो रही है। ज्यादा तो नहीं हो सकती, स्पीड कम ही होती है इन एग्जाम्स में। तो जहां जहां पे स्पीड कम हो रही है, यानी कि उसको और प्रैक्टिस करना है। स्पीड तो मैंने जल्दी से आंसर मार्क तो कर दिया था, लेकिन गलत हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं स्पीड के साथ कॉन्सेप्ट गड़बड़ा रहा है, उसको चेक करना है। या मैंने आंसर तो सही मार्क किया, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, है ना। तो शायद ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता तो मैं बाकी के 4 क्वेश्चन और बेहतर, जो इजी क्वेश्चन थे, जो मैंने पढ़े भी नहीं, वो कर सकता था। दैट मीन्स आप अपनी स्ट्रैटेजी को शार्पन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप ये सेक्शनल टेस्ट लगा रहे होंगे, आपको अपने नेगेटिव्स पता चलेंगे। जब नेगेटिव्स पता चलेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने प्रैक्टिस करेंगे उन वीक एरियाज को, और जो रिवाइज करने वाला पार्ट है उसको रिवाइज करेंगे, जो प्रैक्टिस करने वाला पार्ट है उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आते हैं वर्क ऑन द स्पीड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको याद है कि ये 40-40 मिनट का आपको समय मिलेगा, और सारा गेम आपकी स्पीड का है। मेरे पास इतने सारे फीडबैक थे इस बार प्रीलिम्स एग्जाम के बाद, जिसमें बच्चे यही कह रहे थे कि मैम हम कर तो लेते लेकिन बहुत टाइम लगा, हम कर तो लेते लेकिन क्वेश्चन बड़ा लेंदी लगा। क्वेश्चन लेंदी आएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, लेकिन हम हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को जल्दी डिकोड करके उसको बना सकता है या नहीं बना सकता, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी स्पीड पे, आपकी एक्यूरेसी पे। समय है, इसलिए अभी से तैयारी करोगे तो वहां तक पहुंच पाओगे। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट द मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस आफ्टर 80% सिलेबस इज डन। अब 80% सिलेबस से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जब आपके तीनों सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का 80% सब में कवर हो जाए, तब आपको अपनी क्या कर देनी है, मॉक टेस्ट शुरू कर देनी है। और मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस के, मॉक टेस्ट आपका हमेशा अधूरा है। तो मॉक टेस्ट आपको क्या बताएगा, एनालिसिस करने के बाद आपको यही सब चीजें वापस से क्या होंगी, रिपीट होंगी, और फिर आपकी वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हमको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हम एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपका जो गेम है, यानी कि आपकी जो तैयारी का गेम है, आफ्टर कंप्लीटिंग द फंडामेंटल्स, है ना। पहले तो हमें अपने फंडामेंटल्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि हमें कॉन्सेप्ट्स करने हैं। फंडामेंटल्स को कंप्लीट करने के बाद, पहली बात तो फंडामेंटल्स के साथ आपके क्या चलने वाले, टॉपिक टेस्ट चलने वाले हैं। टॉपिक टेस्ट के बाद आपका सेक्शन टेस्ट चलने वाला, और सेक्शन टेस्ट के साथ आपके चलने वाले मॉक टेस्ट। तो ये एक हमारी रिदम बननी चाहिए। इसके आगे अगर हम बात करें, अब एक मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल
प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि हम अपने 6 महीने के, क्योंकि आज जनवरी में हम ये बात कर रहे हैं, जनवरी ऑलमोस्ट जाने वाली है, अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास एग्जैक्टली 6 महीने का टाइम है। इस 6 महीने के टाइम को हम कैसे बाइफरकेट कर रहे हैं वो जरा देखते हैं। इस 3.5 महीने के टाइम में, है ना, पहले के 3.5 मंथ्स जो होंगे, इस टाइम में आप अपना सिलेबस पूरा कर रहे होंगे, यानी कि फंडामेंटल्स को कवर कर रहे होंगे, प्लस फंडामेंटल के साथ आप टॉपिक टेस्ट लगा रहे होंगे। टॉपिक टेस्ट में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको 3 लेयर पे टेस्ट लगाना है। पहले आपको करने हैं 20 ऐसे क्वेश्चन जो क्या होंगे उस टॉपिक के बेसिक लेवल के होंगे, फिर आपको 15 ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो क्या होंगे उसके मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी कि मीडियम लेवल पे होंगे, और उसके बाद आपको करने 10 ऐसे क्वेश्चन जो क्या होंगे जो एडवांस लेवल के होंगे। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को कवर करते वक्त करना है, ठीक है। ये ही चीज यानी कि यही सेम प्लान आपको हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को करते वक्त करना है। फंडामेंटल्स प्लस टॉपिक टेस्ट इस तरीके से आपको लगाते जाने हैं। फिर 3.5 महीने पूरे होंगे ये सारी प्रोसेस के साथ। इस समय आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अगर आपने ये एक्चुअल प्रोसेस फॉलो करी है। इसके बाद आता है आपका अगला महीना, और ये अगला महीना जो है होगा वो 1 मंथ का टाइम हम लेके चल रहे हैं। इस 1 मंथ के टाइम में हम क्या करने वाले, सेक्शनल टेस्ट करने वाले हैं। सेक्शनल टेस्ट का मतलब होगा क्वांट के अलग करेंगे, रीजनिंग के अलग करेंगे, इंग्लिश के अलग करेंगे, और इनका आप करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस से आपको पता चलेगा अपने नेगेटिव एरियाज, अपने वीक एरियाज, आपको कहां पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कहां पे कॉन्सेप्ट को सुधारना है, कहां पे स्पीड कम हो रही है, कहां पे आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही है, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और अभी भी आपके पास क्या होगा, 1 महीने का टाइम होगा। ये 1 महीने का टाइम आप उस पर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप ये सब प्रोसेस फॉलो करोगे तो यहाँ पे बहुत कम आपको जो है चीजें दिखाई देंगी जो आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप देंगी। और अब हम आ जाएंगे हमारे लास्ट के आखिरी के 1 मंथ पे, और ये आखिरी का 1 मंथ जो होगा इसमें हमें करने हैं मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के करने हैं एनालिसिस। अब 3.5 + 2 यानी कि यहाँ पे 5.5 महीने, मैंने 15 दिन आपके निकाल दिए। कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, कई बार हम कहीं पे बिजी हो गए, एंगेज हो गए, बीमार हो गए, कुछ भी हो सकता है, तो 15 दिन मैंने निकाल दिए। बट इसमें आप एक और बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। वो क्या, वो ये कि अगर आप इस टाइम को थोड़ा और कंप्रेस कर ले। हालांकि मैंने आपको एक ओपन विंडो दी है अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप एक टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए। ये जो 3.5 का टाइम है ना, इसको 2.5 मंथ कर लीजिए, अगर हो सकता है तो। नहीं हो सकता तो अलग बात है, लेकिन अगर हो सकता है तो जरूर कीजिए, ताकि आपके पास एक आखिरी का 1 महीना आपके पास और हो, जिसमें कोई भी कसर अगर रह गई है, या कभी हम ना करें कि ऐसा हो, बट अगर कभी हम बीमार पड़ गए, कुछ भी है, तो आप स्टार्टिंग की एनर्जी हाई रखिए। 2.5 महीने, ये 3.5 महीने दिया है सोचते हुए, हर हर लेवल के बच्चे को दिमाग में रखते हुए, लेकिन आप 3.5 से अगर 2.5 में इसको कवर कर ले जाएंगे तो ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी हो जाएगी। बाकी रेस्ट डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर भी। अच्छा, इसमें एक और फायदा मिलेगा, अगर आप 1 महीने पहले फ्री हो जाएंगे तो जैसे इस बार आईबीपीएस ने झटका दिया था कि जो पेपर आपको होना था नवंबर में, उसको करवा लिया गया 2 महीने पहले, प्रीलिम्स का पेपर अगस्त में, कहीं वैसा झटका हमें इस बार ना मिले, इसलिए भी जरूरी कि आप पहले से प्रिपेयर रहे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत माइक्रो लेवल पे आप लोगों के लिए तैयार करी है। आई एम श्योर आपको इससे हेल्प मिलेगी, जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, क्या ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्पफुल लगती है, या आपको लगता है कि इससे बेस्ट भी हम कुछ कर सकते हैं, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अभी वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करते। आईबीपीएस एसओ के फ्रेश बैचेस जो है वो आपके 30 जनवरी से शुरू किए जा रहे हैं। आप इन सभी बैचेस में जुड़कर जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे ये बैच लॉ का है, एचआर का है, मार्केटिंग का है, साथ ही साथ आईटी का है। सभी बैचेस आपके अवेलेबल हैं। डिस्काउंट कोड आप लोगों के सामने लिखा है, आपकी स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। साथ ही साथ अब हम आते हैं हमारे बड़े डिस्काउंट पे, जो कि है आपकी रिपब्लिक डे की सेल। रिपब्लिक डे की सेल जो है वो शुरू हो चुकी है। इस समय आपको बैंक महापैक प्लस मिल रहा है अपनी लोएस्ट फीस पे, यानी कि पूरे साल में आपको बैंक महापैक प्लस इस फीस पे नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आपने देखा होगा, इससे पहले भी हम बैंक महापैक प्लस की बात करते हैं तो 4400, 4500, 4800, 4900 ऐसे जाते हैं, बट इतना कम फीस आपने कभी नहीं देखी होगी अगर आप रेगुलर देखते हैं। और इसमें मिल रही है आपको ट्रिपल वैलिडिटी, यानी कि 6 महीने का महापैक जो है वो आपका 18 महीने के लिए हो जाएगा। ये है आपका डिस्काउंट कोड। आपको पता है सभी बैचेस जो है वो आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम्स हैं, ये जितनी भी लिस्ट आपके सामने, ये सभी एग्जाम्स की तैयारी आप कर पाएंगे बैंक महापैक प्लस में। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ आपका इसी महापैक प्लस में तैयार कराया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स है, चाहे वो आईबीपीएस एसओ हो या बाकी सारे एसओ, आरबीआई
ग्रेड बी, नाबार्ड, ये सब एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी आपको मिलेगी एक अम्ब्रेला के अंदर, जो है बैंक महापैक प्लस। इसके साथ साथ बैंक महापैक प्लस का एक और बड़ा फायदा है, वो बड़ा फायदा है आपके कि आपको यहाँ पे लाइव बैचेस तो मिलते ही हैं, बट लाइव बैचेस के साथ साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि हर एग्जाम की आपको एक अलग सेपरेट टेस्ट सीरीज मिलेगी, और उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, यानी कि आपके पास अनगिनत टेस्ट सीरीज होंगी लगाने के लिए, राइट। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, अगर आपको अपना सिलेबस थोड़ा और जल्दी कंप्लीट करना है, कवर करना है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे जो कि लाइव होते हैं आपके। इसके साथ साथ आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाती है आपके मेंस क्लियर करने के बाद, और साथ ही साथ आपको मिलती है हाई क्वालिटी ई बुक्स जो कंप्लीटली फ्री होंगी, जिनको आप अपने लैपटॉप पे, अपने फोन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ हमें शेयर करनी थी। और अगर आपको एनरोल करना है तो इस वीडियो के नीचे आपको जो है महापैक के लिए डायरेक्ट लिंक भी दिख रहा होगा, या फिर आप जा सकते हैं अड्डा की एप्लीकेशन पर, और अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बैंक महापैक प्लस में। हमें जाना होगा अड्डा की एप्लीकेशन पर, यहाँ पे जाके आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑल कोर्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद रेगुलेटरी बॉडीज पे क्लिक कीजिए, और रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आपको IBPS SO में जाना है। IBPS SO के ये सभी बैचेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सब के सब बैचेस आपके बैंक महापैक प्लस में है, तो आप सिंगल बैच पे जा सकते हैं या फिर बैंक महापैक प्लस पे जा सकते हैं। जाके कर देना है आपको बाय नाउ, और ध्यान रखिएगा कि आपको डिस्काउंट कोड जरूर लगाना है, और डिस्काउंट कोड जो है वो आपका वो है Y651। तो ये कोड आप लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना इस कोड के आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कोड, आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी लगा हुआ है। आप चाहें तो बैंक महापैक प्लस में या फिर SO के बैच में जा सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि बैंक महापैक प्लस लीजिए, क्योंकि 2026 की भी शुरुआत हुई है, और 2026 की शुरुआत में आपको बैंक महापैक प्लस इतने कम फीस पे मिला है, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी करना शुरू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।